नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, दूसरे नंबर पर माल न्यूट्रिशन से संबंधित और तीसरे नंबर पे इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, कुछ समय पहले तक इंडिया को साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में एक नेचुरल राइजिंग पावर के रूप में देखा जा रहा था। अपनी इकोनॉमी और ज्योग्राफी के चलते सार्क का डिफेक्टो लीडर था इंडिया। नेपाल के साथ हमारे हमेशा से हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज रहे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हमारा इन्फ्लुएंस था। अफगानिस्तान में हमने ऑलमोस्ट $3 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किए हैं। जब से तालिबान गद्दी से हटा है 2001 के बाद से इंडिया मल्टीलेटरलिज्म के प्रति कमिटेड था। मल्टीलेटरलिज्म मतलब UN, WTO ऐसी संस्थाएं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की दिशा में इंडिया काम कर रहा था और इस दिशा में छबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और चाइना के साथ भी इंडिया एक ही समय में कोऑपरेट भी कर रहा था और कॉम्पिटिट भी कर रहा था। बॉर्डर पे शांति थी। लेकिन आज क्या सिचुएशन है? आज देखो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया बॉर्डर पर शांति नहीं है, टेंशंस हैं। 15 जून को गलवान वैली में वायलेंस हुआ। 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि सोल्जर्स की जानें गईं। सार्क को तो भूल ही जाइए, पिछले कितने समय से सार्क का कोई समिट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। हाँ, कोविड-19 आने के बाद एक वर्चुअल मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज हुई थी। नेपाल की बात कर लीजिए। नेपाल आज इंडिया के प्रति हॉस्टाइल है। नया मैप एडोप्ट नेपाल कर चुका है जिसमें उन्होंने ऐसे एरिया को क्लेम किया है जो इंडिया का है। श्रीलंका चाइना की तरफ टिल्ट हो चुका है। चाइना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहा है श्रीलंका में। और बांग्लादेश भी हमसे नाराज है। क्यों? मेनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कारण। इसके बाद अफगानिस्तान की बात कीजिए। अफगानिस्तान में तो देखो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यूएसए एक तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन उठता है, क्या यूएसए के जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार अपने आप को डिफेंड कर पाएगी? क्या तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर जब मल्टी पार्टी टॉक्स चल रही हैं, इंडिया को इनवाइट भी नहीं किया गया। इसके बाद ईरान की बात कीजिए। जैसा आपको पता है, ईरान ने हाल ही में एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट इंडिया से वापस ले लिया। ईरान ने कहा हम खुद ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, जबकि देखो ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस प्रकार से इन सब एग्जाम्पल्स की सहायता से ये शो करने की कोशिश की जाती है कि अभी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के सामने पिछले 20 सालों के सबसे गंभीर क्राइसिस हैं। कुछ समय पहले तक इंडिया की सिचुएशन अच्छी थी, बट आज नेबरहुड में और एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज में इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? मतलब आज हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, आज हम यहाँ पर क्यों पहुँचे? वैसे तो देखो, अब फॉरेन पॉलिसी में बदलाव के कारण अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी बदलाव आते हैं, तो किसी देश में इन्फ्लुएंस कम होता है, किसी देश में ज़्यादा होता है। बट फिलहाल के जो क्राइसिस हैं वो गंभीर हैं, तो हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी की ट्राजेक्ट्री को समझना होगा। मतलब हमें एनालाइज करना होगा कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं जिसके कारण हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। तो राइटर इसके जवाब में कहते हैं, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ राइटर बोलते हैं, हम यूएसए के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो रहा है। दूसरा, हमने फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहली बात करते हैं यूएसए के करीब जाना। राइटर कहते हैं देखो, कोल्ड वार के दौरान हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी चुनी थी।
हम ना तो यूएसए के ग्रुप में जाएंगे ना ही यूएसएसआर के ग्रुप में जाएंगे। इवन देखो, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो भी हमने बोला कि भैया हम तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करेंगे। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने फायदे नुकसान को देखते हुए, मेरिट बेसिस पे। हम किसी और के कहने पे नहीं चलेंगे। बट आप देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खोते जा रहे हैं। आप ईरान का एग्जांपल लीजिए। छबार पोर्ट को लेके हमने ईरान से बातचीत स्टार्ट की थी 2003 में, लेकिन उस समय ईरान और यूएसए के रिश्ते खराब हो गए। यूएसए के कहने पर हमने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया 2005 में यूएन में। ईरान के साथ ट्रेड टाइज को इग्नोर कर दिया, मतलब ट्रेड कम करने लगे। एक एम्बिशियस गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को भी हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बट देखो, जैसे ही यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील साइन होती है 2015 में, हमने फिर से ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब हमें यूएसए का डर नहीं था। हमने ईरान के साथ एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था। छबार पोर्ट को लेके हमारे प्रधानमंत्री ईरान की यात्रा पर गए। उसके बाद 2018 में फिर से यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया, और इसके बाद एक बार फिर से यूएसए के कहने पर हमने ईरान के साथ रिश्ते इग्नोर करने स्टार्ट कर दिए। इंपोर्ट बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ना के बराबर। जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट था उसको भी हमने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है, जैसे यूएसए के ईरान के साथ रिश्ते इंप्रूव होते, हमारे भी इंप्रूव होते। जैसे ही इनके रिश्तों में खटास आती, हम भी ईरान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते यूएसए के कहने पर। यह गलत है। अगर देखो ऐसा है तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहां है? हाँ, हम कहां अपने आप से अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं? हम तो यूएसए के कहने पर चल रहे हैं। और बात देखो सिर्फ ईरान की नहीं है। यूएसए के साथ हमने लिमोआ साइन किया। लिमोआ मतलब लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जब भी हम किसी देश के साथ साइन करते हैं तो वो देश हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज करता है, फॉर एग्जांपल फ्यूल पर्पजेस के लिए, और हम उस देश की मिलिट्री फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे एलाय कंट्रीज के साथ ही इस प्रकार के एग्रीमेंट्स साइन होते हैं। पिछले कुछ समय से यूएसए से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना को लगता हो इंडिया तो यूएसए के ग्रुप में अब जा ही चुका है? समझ गए? मतलब कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं ना कि चाइना इसलिए कंसर्न्ड है कि इंडिया यूएसए के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है। बट आज इस आर्टिकल के राइटर ये बोलते हैं शायद चाइना को ये लग चुका है कि अब इंडिया एलाय बन चुका है यूएसए का, तो इसीलिए बॉर्डर पर काफ़ी आगे आ गया चाइना अपनी ट्रूप्स लेके। देखो, जो बॉर्डर पे जो भी कुछ हुआ इसे आप लोकलाइज्ड इंसिडेंट नहीं कह सकते। पूरी प्लानिंग हुई होगी चाइना में, तभी इतनी बड़ी संख्या में उनके जो ट्रूप्स हैं वो इंडिया की साइड आगे आए। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि चाइना को लगा हो कि अब इंडिया को सबक सिखाते हैं, क्योंकि इंडिया यूएसए के ग्रुप में ऑलमोस्ट शामिल हो ही चुका है। इसके बाद दूसरे रीजन की बात की जाती है राइटर के द्वारा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ लिंकेज। देखो, सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे आपको पता है 3 कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में भाग कर आए हैं उनके लिए तो सिटीजनशिप के लिए नॉर्म्स लिबरल हैं, बट मुस्लिम्स के लिए नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स इन देशों में मेजोरिटी में हैं। देखो, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हमारा ट्रेडिशनली दुश्मन देश है। बट बांग्लादेश में हमारी काफ़ी गुडविल थी, लेकिन बांग्लादेश के काफ़ी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है। हालांकि देखो, वो बात अलग है, सरकार के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि माइनॉरिटीज़ पर ही अत्याचार होता है, इन देशों में मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं इसलिए मुस्लिम्स पर अत्याचार नहीं होता।
बट देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे एनआरसी का एग्जांपल लीजिए। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा काफी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई जो बांग्लादेश के खिलाफ थी, जैसे जो लोग दीमक की तरह हमारे देश में दूसरे देशों से आए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। ऐसी स्टेटमेंट्स को पसंद नहीं किया गया बांग्लादेश में। अब इसका नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश में हमारी जो गुडविल थी पहले के अपेक्षाकृत काफी ज्यादा खत्म हुई। हमारे जो राजदूत हैं बांग्लादेश में, वो पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर बात की, जो इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग चीज है। जबकि देखो इन दोनों देशों के रिश्ते तो हमेशा खराब ही रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। पहले ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तान की आर्मी ने काफी ज्यादा अत्याचार किया है। इवन देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके अफगानिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुए। अफगानिस्तान में तो हमारी काफी सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर को भी धक्का पहुंचा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। तो राइटर का व्यू देखो ये है, हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लिंक कर दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी को, और इस वजह से हमने गलत स्टेप्स का चुनाव किया फॉरेन पॉलिसी में, और हमारी जो गुडविल है, इन्फ्लुएंस है, ना सिर्फ नेबरहुड कंट्रीज में बल्कि एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज में प्रभावित हुआ। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये कहते हैं, अभी इंडिया सिर्फ राइजिंग पावर है, अभी इंडिया सुपर पावर नहीं बना है। तो अगर अभी फिलहाल हम सुपर पावर की तरह एक्ट करते हैं तो इससे हमें नुकसान ही होगा। राइटर कहते हैं, देखो जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो सही समय का इंतजार करती हैं अपने आप को असर्ट करने के लिए, उससे पहले वो अपने कार्ड्स नहीं प्ले करती। जैसे चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है, चाइना ने लंबे समय का इंतजार किया एज ए सुपर पावर एक्ट करने के लिए, अपने कार्ड्स प्ले करने के लिए। वैसे चाइना 1970s के बाद से ही पावरफुल हो रहा है, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन काफी सालों तक ये चुपचाप रहे। यूएसए एज ए सुपर पावर एक्ट करता रहा, चाइना ने कुछ नहीं बोला। चाइना ने सिर्फ इतना बोला, हमारा जो राइज है वो बिल्कुल पीसफुल है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखो चाइना क्या करने लगा है, चाइना के एक्शंस किस प्रकार से एग्रेसिव हो गए हैं पिछले 8 से 10 सालों में। तो इसका मतलब यह है चाइना ने सही समय का इंतजार किया, उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहा। उसी प्रकार से यूएसएसआर ने भी अपने कार्ड्स काफी अच्छे से प्ले किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब यूएसएसआर जीता, उसके बाद यूएसएसआर ने सुपर पावर की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया, उससे पहले नहीं। बट इंडिया को भी यह बात समझनी चाहिए कि अभी इंडिया राइजिंग पावर है, इंडिया का अभी सही समय नहीं आया है। अगर कोई मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है इंडिया के अंदर कि हम तो बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं, तो इससे इंडिया को नुकसान ही होगा। लास्ट में बोला जाता है, इंडिया को देखो अपनी फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी को फिर से रिकंसीडर करने की आवश्यकता है। हम वर्ल्ड की वन ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री हैं। इंडियन ओशन में इंडिया नेचुरल नेवल फोर्स है। इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। बट हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गहराई की कमी है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हमारी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मालन्यूट्रिशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हर साल एफएओ यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस बार भी ये रिपोर्ट रिलीज की गई 13 जुलाई को। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। शॉर्ट में आप कह सकते हो सोफी 2020 ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में इस बार फोकस किया गया है वर्ल्ड में जो हेल्दी डाइट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है और उनकी अफोर्डेबिलिटी कैसी है। मतलब विभिन्न देशों में हेल्दी डाइट कितने रुपए दे के इंश्योर की जा सकती है, और क्या लोगों के पास इतना पैसा है कि वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड कर पाएं। देखो इस दिशा में काम करते हुए इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए एफएओ ने डाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट, और दूसरी तरह की डाइट है न्यूट्रिएंट
एडिक्वेट डाइट और तीसरे नंबर की डाइट है हेल्दी डाइट। बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट कौन सी है? इस डाइट में यानी बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट में सिर्फ कैलोरीज पर फोकस होता है, एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स पर फोकस नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक हेल्दी यंग वुमेन जिसकी उम्र 30 साल है, अगर उसकी डाइट में 2329 किलो कैलोरीज हैं तो मतलब ये बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट है। यहाँ पे किलो कैलोरी होना चाहिए या फिर कैलोरी होना चाहिए? किलो कैलोरी ज़्यादा नहीं हो गया? 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं, तो 2329 को 1000 से मल्टीप्लाई पर हो उतनी कैलोरीज, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो इस बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट में चीपेस्ट स्टार्ची सीरियल्स होंगे जैसे राइस, व्हीट। इस डाइट का मकसद सिर्फ इतना है कैलोरीज मिल जाएं, इतनी न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखा जाता इस डाइट में। इसके बाद बात करें दूसरे नंबर की डाइट की, न्यूट्रिएंट एडिक्वेट। इस डाइट में देखो कैलोरी नॉर्म्स के अतिरिक्त 23 मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में कैलोरी नॉर्म्स के अतिरिक्त मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सबसे लास्ट में डाइवर्सिटी पर भी फोकस किया जाता है, मतलब अलग अलग फूड ग्रुप से डाइट को इंक्लूड किया जाता है। अब देखो डाइवर्सिटी तो अलग देश के लिए अलग हो सकती है, मतलब हमारे देश में क्या अवेलेबल है, हो सकता है वो सेंट्रल एशिया के किसी देश में अवेलेबल ना हो। तो इंडिया स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की बात करें तो हेल्दी डाइट में स्टार्ची स्टेपल्स यानी राइस, व्हीट, प्रोटीन रिच फूड जैसे दालें, मीट, एग्स, डेयरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इतनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कैलोरी नॉर्म्स और न्यूट्रिएंट्स नॉर्म्स, तो डाइट हेल्दी डाइट होगी। तो अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन सी डाइट हेल्दी डाइट होगी, कौन सी एनर्जी सफिशिएंट होगी और कौन सी न्यूट्रिएंट एडुकेट होगी। बट ये भी तो पता लगाना जरूरी है ना कि किस देश में हेल्दी डाइट की क्या कीमत होगी, न्यूट्रिएंट एडुकेट डाइट की क्या कीमत होगी और एनर्जी सफिशिएंट डाइट की क्या कीमत होगी। ये कैसा पता लगा सकते हैं? देखो एफएओ ने क्या किया, 170 देशों में जो कमोडिटीज़ की रिटेल प्राइसिंग है उस डेटा का इस्तेमाल किया। जैसे इंडिया में राइस के क्या दाम हैं, वेजिटेबल के क्या दाम हैं, उसी प्रकार से 170 देशों में कमोडिटीज़ की रिटेल प्राइसिंग के डेटा को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया ताकि अलग अलग डाइट्स की कीमत का पता लगाया जा सके। तो बात करें इनकी रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया में एनर्जी सफिशिएंट डाइट कितने में पड़ेगी? 80 सेंट्स में। अगर किसी के पास 80 सेंट हैं तो वो एनर्जी सफिशिएंट डाइट खरीद सकता है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है उसके हिसाब से अगर कोई पर्सन एक देश में $1.90 यानी $1.90 कमाता है तो मतलब वो गरीबी लाइन से ऊपर है, वो गरीब नहीं है। ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है। हमारे देश की पॉवर्टी लाइन तो अलग अलग हैं। ऑलमोस्ट 15 दिन पहले हमने एक आर्टिकल काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, पॉवर्टी से संबंधित अलग अलग कमेटीज़ हैं, उनके हिसाब से पॉवर्टी लाइन अलग अलग हैं। लेकिन देखो हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो नीचे है। जैसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से हमारे देश में अगर कोई अर्बन एरिया में 33 रुपये एक दिन में कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और 27 रुपये कोई पर्सन रूरल एरियाज़ में कमाता है तो वो गरीब नहीं है। चलो मान लीजिए कि इंडिया में चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ये $1 ही बनता है। तो मतलब हमारी जो लाइन है गरीबी डिसाइड करने के लिए वो नीचे है, और इंटरनेशनल लाइन जो है वो है $1.90। चलो फिर से आते हैं वही पॉइंट पर। साउथ एशिया में जो एनर्जी सफिशिएंट डाइट है वो 80 सेंट में मिल जाती हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं एनर्जी सफिशिएंट डाइट तो खरीद सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट की। साउथ एशिया में इस डाइट की कीमत है $2.12 और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कितनी है? $1.90।
जबकि इंडिया की पॉवर्टी लाइन तो इससे भी नीचे है। लेकिन हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से ही देखें तो देखो, गरीब लोग अगर अपना सारा पैसा लगा दें तो भी इस न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट को नहीं परचेज कर पाएंगे। और जबकि देखो, सारा का सारा पैसा तो फूड पर खर्च नहीं किया जा सकता ना, नॉन फूड एक्सपेंडिचर भी तो काफ़ी है। फॉर एग्जांपल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, रेंट, मेडिसिन्स, इन सब चीज़ों पर खर्चा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की डाइट की, जो कि है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट को परचेज करने में साउथ एशिया में अप्रोक्सीमेटली खर्चा आता है $4.07 एक दिन में, जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से डबल से भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है, साउथ एशिया में गरीब लोगों के लिए इस डाइट का परचेज करना संभव नहीं है। हेल्दी डाइट जिसमें 30 ग्राम सीरियल, 30 ग्राम दाल, 50 ग्राम मीट, चिकन या फिर फिश, 50 ग्राम्स एग्स, 100 ग्राम मिल्क, 100 ग्राम वेजिटेबल फ्रूट्स, वो भी 100 ग्राम, उसके बाद सबसे लास्ट में 5 ग्राम ऑयल, ये सब आता है हेल्दी डाइट में। और इसको अफोर्ड कर पाना साउथ एशिया में गरीब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सोफी रिपोर्ट के अनुसार 18% साउथ एशियन ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट नहीं अफोर्ड कर पाते। 58% साउथ एशियन ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर पाते। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो सरकार ने चलाई है, ये नवंबर 2020 तक है। इसमें बेनिफिशरीज को एडिशनल 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट या फिर राइस और 1 किलोग्राम दाल दी जाती है सभी हाउस होल्ड्स को जिनके पास राशन कार्ड है, और ये फ्री में दी जाती है। ये देखो एक अच्छा स्टेप है, बट जो कुछ सामने आ रहा है इस रिपोर्ट में उसके हिसाब से क्राइसिस काफ़ी बड़े हैं। उनको एड्रेस करने के लिए ये जो स्टेप है वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मालन्यूट्रिशन से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल श्रीलंका के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा लिखा गया है, जो इंडिया में हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं श्रीलंका के। तो देखो, मेनली इनके द्वारा अच्छी अच्छी बातें ही की जाती हैं। ये कहते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच जो पार्टनरशिप है वो इक्वल पार्टनरशिप है दो सॉवरेन नेशंस के बीच। वैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच एसिमेट्री काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफिक साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, मिलिट्री काफ़ी बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है श्रीलंका के अपेक्षाकृत। लेकिन बावजूद इसके दोनों के बीच में इक्वल पार्टनरशिप है। दोनों के बीच रिश्ते जो हैं रिलीजियस, कल्चरल और सोशल एफिनिटीज से इन्फ्लुएंस्ड हैं। कैसे बताया भी जाता है, जैसे देखो, जब अशोका का रूल था तो उस समय बुद्धिज़्म श्रीलंका में गया था, और एक सिटी है श्रीलंका में अनुराधापुर। यहाँ पर कई सदियों तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स आते रहे इंडिया से, चाइना से, रोम से, अरब कंट्रीज से, पर्सिया से। वो यहाँ पर रुके रहते बहुत समय के लिए। और उसके बाद श्रीलंका से बुद्धिस्ट मोंक्स गए इंडिया में, चाइना में, कंबोडिया में, जावा में, और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस छोड़ी। श्रीलंका में आज भी जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स मिलते हैं वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के श्राइन भी हैं। इसके बाद देखो, ब्रिटिशर्स का रूल आया। जिस प्रकार से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया उसी प्रकार से श्रीलंका में भी किया। श्रीलंका में भी ब्रिटिशर्स ने उनकी इकोनॉमी को शेप किया, और मॉडर्न नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स लेकर आए उसी प्रकार से श्रीलंका में भी ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स लेकर आए। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की छाप देखने को मिलती है श्रीलंका पर भी। उसके बाद देखो, ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन में फ्री आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ, फ्रीली ट्रेड हुआ विभिन्न देशों के बीच, और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स भी एक देश से दूसरे देश में गया। बट देखो, कॉलोनियल पावर्स ने जिस प्रकार से विभिन्न आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया रूल करने के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में इस्तेमाल किया कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वा दो, इससे हमारा राज करना आसान हो जाएगा, उसी प्रकार से श्रीलंका में भी तमिल्स और मुस्लिम्स को, तमिल्स और सिन्हालीस को आपस में लड़वाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि वहाँ पर रूल करना आसान हो सके। ब्रिटिशर्स देखो हमेशा माइनॉरिटी को अपीज करते थे
ताकि मेजोरिटी को हराया जा सके, मेजोरिटी को कमज़ोर किया जा सके। तो ये जो डिवीज़न हुआ विभिन्न आइडेंटिटीज़ के बीच ब्रिटिश ईरा में, वो डिवीज़न देखो आज भी देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। जैसे श्रीलंका की आप बात कर लीजिए, श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज़ पे हैं वहाँ पे और सिन्हालीज मेजोरिटी में हैं। तो आइडेंटिटी के आधार पर काफ़ी पोलराइजेशन है और पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और राइटर कहते हैं देखो कोविड-19 के बाद तो इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, कम्युनली एक्सक्लूसिव, लोकलाइज्ड, इनवर्ड लुकिंग। जैसे इंडिया में भी आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, उसी प्रकार से इस प्रकार की पॉलिसीज़ विभिन्न देशों में देखने को मिलती है, ना सिर्फ साउथ एशिया में। एक बात कहते हैं राइटर कि देखो जब ब्रिटिशर्स से कॉलोनियल कंट्रीज़ को आज़ादी मिली तो कई देशों में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाई। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ गया था, म्यांमार, इवन बांग्लादेश में भी 1971 के बाद तो एक बार मिलिट्री रूल आ ही गया था। बट इंडिया और श्रीलंका में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश रही है। मतलब इंडिया में अगर हम इमरजेंसी को भूल जाएं तो डेमोक्रेसी को हम मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं, और श्रीलंका के बारे में भी यही कहा जाता है राइटर के द्वारा। इसके बाद देखो लास्ट में बोलते हैं राइटर कि कोविड-19 ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है दोनों देशों को कि वो कोऑपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। पोजीशन इंडिया और श्रीलंका की ऐसी है, ना सिर्फ इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है बल्कि सिक्योरिटी भी इंटरलिंक्ड है। दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टाब्लिश होता है और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका पीसफुल सेटलमेंट होता है, तो ये दोनों देशों के हितों में है। राइटर एक बात सजेस्ट करते हैं, जीरो सम सॉल्यूशंस को अवॉइड करना चाहिए, इशारा साफ तौर पे चाइना की तरफ। राइटर का कहने का मतलब ये है अगर श्रीलंका के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ खराब हो रहे हैं, ये इंडिया का लॉस है। तो राइटर कहना चाहते हैं हमें जीरो सम सॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। देखो ये राइटर का अपना व्यू है, इंडिया का लॉस तो वैसे है ही ना। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से इस पूरे एरिया में हमारा इन्फ्लुएंस था, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो फिर हमारा तो लॉस है ही ना। किसी और देश का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो हमारा कम होगा, तो हमारा लॉस है। लेकिन राइटर श्रीलंका के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो साफ तौर पे वो तो ऐसी ही बातें बोलेंगे, मतलब अपने देश का एक पर्सपेक्टिव रखेंगे, उसे ही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बोला जाता है कोऑपरेशन की संभावनाएं देखो बहुत ज़्यादा है। जैसे श्रीलंका एनकरेज कर सकता है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कोलंबो में आए और इसको एक बिजनेस हब बनाएं। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, श्रीलंका की सरकार प्रोवाइड कर सकती है। दोनों देशों के बीच काफ़ी पोटेंशियल है कॉम्प्लीमेंट्रीज क्रिएट करने का। जैसे इंडिया को किसी चीज़ की आवश्यकता है, श्रीलंका वो प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो सर्विस हो, गुड हो। उसी प्रकार से श्रीलंका को तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। लास्ट में कहा जाता है अगर देखो सोशल स्पेक्ट्रम में और इकोनॉमिक स्फीयर में अगर पार्टनरशिप मजबूत होती है तो इससे पीपल टू पीपल टाइज भी मजबूत होंगे, और दोनों देशों के लेजिस्लेचर्स का एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मल्टी पार्टी स्पोर्ट को प्रमोट किया जा सके। मतलब कि ऐसा ना हो कि श्रीलंका में अभी एक पार्टी की सरकार है, बात तो रिश्ते अच्छे हैं, अगर सरकार चेंज हो जाए तो रिश्ते खराब हो जाएं, नहीं। तो लेजिस्लेचर्स का एंगेजमेंट होता है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, इंडिया में या फिर श्रीलंका में, रिलेशंस अच्छे रहेंगे। तो फिर लास्ट में बोला जाता है कि कोविड-19 की महामारी एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है, दोनों देश पार्टनरशिप को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।